हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और पता नहीं आपकी पढ़ाई अभी भी चल रही है कि नहीं, ये उम्मीद करना थोड़ा सा टफ हो रहा है। देखो, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 2 तारीख से है और सबसे पहला पेपर बायोलॉजी ही है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कम से कम जो आपको वीडियो बना कर दे रहे हैं ना, बहुत मेहनत है इसके पीछे। एनालिसिस करना होता है, कंप्लीट उसका आंसर लिखना होता है, बहुत कुछ है इसमें, बहुत मेहनत है इसके पीछे। फिर लेक्चर प्रोवाइड कीजिए, फिर उसको एक्सट्रैक्ट कीजिए, फिर अपलोड कीजिए, बहुत सारा प्रॉब्लम है। और उसके बाद भी अगर आप पेन और पेपर से लिख नहीं रहे हैं, मतलब पेन से पेपर पे लिख नहीं रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। इतना सहूलत के बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कि बहुत दिक्कत है। 2 मार्क्स के लिए आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर चुके ऑलरेडी, और अगर उसको आप लिख लेंगे ना, लिखने के बाद याद कर लेंगे ना, तो उससे 100% कवर हो जाएगा आपका। जो बच्चा नहीं पढ़ा है ना, बिल्कुल जीरो पे है, वो उतना याद करके एग्जाम में लिख दे, बस काफ़ी है उसके लिए। और आज का जो शेड्यूल है हम लोगों का, आज का जो लेक्चर है वो 5 मार्क्स के लिए है। मैंने पहले सोचा है कि सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही आपको प्रोवाइड कर दूँ, बट फिर सोचा कि यार बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो जिनका कुछ भी नहीं है, पढ़े ही नहीं है, तो कहाँ से वो सेलेक्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे। फिर अगर वो कहीं दूसरे जगह से लिखते हैं तो उनका बुकिश लैंग्वेज हो जाएगा, बहुत तरह का प्रॉब्लम होगा। फिर याद कैसे करेंगे, वो याद करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं आपके लिए आंसर भी लेकर आया जो अपने खुद के ओन वर्ड में है। फ्रेंड मतलब स्टूडेंट फ्रेंडली नोट्स है ये, बिल्कुल मतलब स्टूडेंट फ्रेंडली वर्ड्स को सिलेक्ट किया गया है ताकि आप पढ़िए और याद हो जाए आपको। बुकिश लैंग्वेज नहीं है, इसमें मेहनत लगा है, बहुत मेहनत है। तो प्लीज़ कम से कम ये वाले सेक्शन को भी 5 मार्क्स वाला भी कर लीजिएगा, तो 6 क्वेश्चन इसी से आने वाला है। और बस आपको कितना चाहिए, 3 क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इतना भी मेहनत कर लो, अब आर नहीं तो पार, बस टाइम बचा नहीं है, जो हो कर दो पूरा कंप्लीट, जी जान लगा दो, यही टाइम है जी जान लगाने का। और उसके बाद तो रिजल्ट आएगा तो बस खुशी रहिएगा, आप खुशी मनाइएगा, जितना घूमना हो घूमिए, कोई मतलब नहीं है। बस अभी तक अपने आप को एग्ज़ाम के लिए सौंप दो, बिल्कुल अपने आप को खो दो कि हम कुछ भी हैं, बस पढ़ाई में ये कर दो, अपने टाइम को लगा दो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए। ये लॉन्ग वीवीआई क्वेश्चंस हैं, इसमें से 95% का चांसेज है कि इसमें से ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, गिव एन अकाउंट ऑफ वेल लेवल डायग्राम ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का एंजियोस्पर्मिक प्लांट का डायग्राम बनाना है, उसके बारे में लिखना है, लेबलिंग करने के बाद भी, मतलब उसका फंक्शन भी लिखना है और उसका डायग्राम बनाकर लेबल करना है। इसमें आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। डायग्राम वाला जो भी सेक्शन होगा ना, वो समझिए कि 100% आपको 5 नंबर दिला देगा। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट का 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड वाला स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में समझते हैं। द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक का मतलब सिंपल ये समझिए कि वैसा स्ट्रक्चर जहाँ पे प्लांट का सेल होता हो, मतलब गैमेट होता हो प्लांट का, जिसमें पॉलन ग्रेन जाकर फर्टिलाइजेशन क्रॉस करता हो, उसको हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं। जैसे फीमेल के कंडीशन में ओवम होता है ना, जस्ट लाइक वैसा ही है। इट इज़ द फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट मतलब गैमेट रखने का जगह। तो फीमेल गैमेटोफाइट फाउंड इनसाइड द ओव्यूल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो ओव्यूल के अंदर होता है ये, समझ गए ना। तो सबसे पहले याद रखिए कि फीमेल फ्लावरिंग प्लांट में फीमेल पार्ट क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहला स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा के बाद एक स्टाइल होता है जिससे पॉलन ग्रेन अंदर की तरफ जाता है, और वो सारा चीज़ अटैच्ड होता है एक ओवरी से, और उस ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और उस ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ फंक्शनल मेगास्पोर एंड इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड इन स्ट्रक्चर। ये फंक्शनल मेगास्पोर से बना है। याद रखिएगा, प्लांट के अंदर में
जो फीमेल गैमेट बनाएगा ना उसको बोला जाएगा मेगा स्पोर, मदर सेल। और उसके बाद अगर मेल वाला पार्ट अगर लेंगे तो वो कहलाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, वहीं से बनेगा गैमेट, प्लांट का गैमेट। नेक्स्ट में आते हैं, क्या लिखा हुआ, इट इज माइक्रोपाइलर एंड। एट द माइक्रोपाइलर एंड देयर इज एन एग एपरेटस। माइक्रोपाइलर एंड के पास में एग एपरेटस होता है, कंसिस्टिंग ऑफ वन एग सेल एंड टू सिनर्जिड। माइक्रोपाइलर एंड के पास में 2 सिनर्जिड होता है और एक एग सेल होता है, विच हेल्प इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब। कौन गाइड करता है पॉलन ट्यूब को, मतलब पॉलन ट्यूब क्या होता है ना, स्टाइल से एक रास्ता होता है जो पॉलन ग्रेन के जाने का रास्ता है। तो पॉलन ट्यूब को गाइड कौन कर रहा है, याद रखिएगा सिनर्जिड गाइड कर रहा है कि आपको इधर ही से एंट्री करना है। इन द सेंटर अ लार्ज सेंट्रल सेल कंटेन 2 पोलर न्यूक्लियाई। और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है, जो एक सेल का होता है बट उसके अंदर न्यूक्लियस 2 होता है, तो पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं उसको। याद रखिएगा, जो स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर को लैंग्वेज में लिखना है बस। एट द चलाजल एंड, चलाजल एंड देखो जो ये एम्ब्रियो सैक है, उस एम्ब्रियो सैक का 2 एंड होता है। पहला एंड होता है चलाजल एंड, एक होता है माइक्रोपाइलर एंड। एक सवाल आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, देखो ये सारा चीज़ देने का पर्पस क्या है, एक्सप्लेनेशन देने का पर्पस ये है कि कम से कम आपका ऑब्जेक्टिव भी 100% कवर हो जाएगा। मतलब जो MCQ है ना, वो आप बात जो सुन रहे हैं ना, इस बात से बहुत सारा चीज़ क्लियर होने वाला है आपका। तो बहुत बेनिफिट ही बेनिफिट है। टाइम दीजिए, कोई भी कितना भी कहे कि अरे यार ऑनलाइन पढ़ने का टाइम नहीं है, इतना नोट्स बना है, टाइम लैप्स हो जाएगा, ये सब बेकार बातें हैं। इससे आपका पूरा बायोलॉजी कंप्लीट हो रहा है। 2 नंबर वाला आपको हम दे दिए पहले, उसके बाद 5 मार्क्स वाला भी दे रहे हैं, और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है मतलब MCQ, वो MCQ जो हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उससे काम हो जाएगा आपका, उससे एक्सप्लेनेशन उससे क्लियर हो जाएगा आपका। और उसके बाद एक और स्लाइड बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायग्राम आएगा। उस डायग्राम में आपको बता देंगे कि कौन कौन सा डायग्राम आपको 100% कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। बायोलॉजी में 100% कवर हो जाएगा, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं बचेगा आपके पास, बस मेहनत से कर लीजिए। तो क्या बोल रहा है, चलाजल एंड के पास में देयर आर 3 एंटीपोडल सेल। चलाजल एंड के पास में 3 एंटीपोडल सेल होता है, वो बस न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने का काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बस वो। द एग सेल टेक्स पार्ट इन फर्टिलाइजेशन। और जो एग सेल होता है वो फर्टिलाइजेशन में मदद करता है टू फॉर्म द जाइगोट। और एग सेल ही फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, और जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। क्लियर है, ये याद रखिएगा। एंड द पोलर न्यूक्लियाई जो बीच में था टेक पार्ट इन एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन का मतलब हुआ ना, जो एम्ब्रियो है सीड के कंडीशन में, वो सीड के कंडीशन में एम्ब्रियो को नरिशमेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले सेल को कहा जाता है एंडोस्पर्म, और उसका ही फॉर्मेशन करता है कौन, पोलर न्यूक्लियाई आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो पोलर न्यूक्लियाई के पास में 2 सेल है, मतलब 2 न्यूक्लियस है, और इसके पास में गया पॉलन ग्रेन। अब बोलोगे सर पॉलन ग्रेन तो एक ही होता है, तो याद रखना जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, लैंड करने के बाद वो जब पॉलन ट्यूब से एंट्री करता है इनसाइड द ओव्यूल, तो वो 2 बन जाता है। जब एंट्री करता रहता है ना, जब वो ट्रेवल करता रहता है उस दौरान ही डिवाइड होकर 2 बन जाता है, और 2 बनने के बाद वन जो सेल होता है पॉलन ग्रेन का वो चला जाता है एग सेल के साथ फर्टिलाइज करके जाइगोट बना देता है, और अदर जो है दूसरा वाला वो चला जाता है पोलर न्यूक्लियाई के पास। और पोलर न्यूक्लियस मतलब 2 न्यूक्लियस है और एक और न्यूक्लियस आकर ऐड हुआ, दैट्स वाई इसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। 3n हो गया ना, 3n हो गया, इसको ही बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और 3n के बाद बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, और यही एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म याद रखना है तो एंडोस्पर्म समझ लीजिए कि जो डाब पानी पीते हैं ना आप लोग, तो डाब का जो पानी होता है ना, वो पानी ही, वाटर ही क्या है, एंडोस्पर्म है। क्लियर है। अब क्या है, थस द एम्ब्रियो सैक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म उस प्लांट को कहा जाता है जो सीड बियरिंग प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है, फ्लावर बियर करता है, फ्लावर देता है, समझ गया ना।
उसको ही कहा जाता है जिसका सीड नेकेड नहीं होता है, मतलब कवर होता है फ्रूट से। एक होता है प्लांट जिसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं, जिसका सीड नेकेड होता है, खुला हुआ होता है बिल्कुल, वो फ्लावर ये फ्रूट से कवर नहीं होता है। तो एंजियोस्पर्म याद रखिएगा क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर लगा है, यही स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में बनाना है। ऊपर वाला जो होता है एंड, इसको बोलते हैं चलाजल एंड, नीचे वाले को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस है और यहाँ पे क्या है, सिनर्जिड। ये सिनर्जिड ही के पास में फिलीफॉर्म एपरेटस होता है जो पॉलन ट्यूब के एंट्री को गाइड करता है कि आपको इधर ही से एंट्री करना है। और जैसे ही जो एग सेल है, मतलब पॉलन ग्रेन वन सेल, वो वन सेल सिनर्जिड के साथ में जाकर फर्टिलाइज करता है, मतलब सिनर्जिड के साथ जाकर फ्यूज करता है, और फ्यूज करने के बाद सिनर्जिड का एनर्जी ले लेता है, और एनर्जी लेने के बाद वो चला जाता है यहाँ पर, जिसको हम लोग एग कह रहे हैं, एग सेल। एग सेल के साथ जाकर फर्टिलाइजेशन क्रॉस करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? और नेक्स्ट में क्या होगा, और जब ये फर्टिलाइजेशन करता है एग के साथ, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सिनगैमी। क्या बोलते हैं? सिनगैमी। सिन मतलब होता है जुड़ा हुआ, समझ गए? सिन मतलब फ्यूज, और गैमी मतलब गैमेट, मतलब गैमेट क्या हो रहा है आपस में, फ्यूज कर रहा है, तो उसको हम लोग सिनगैमी वर्ड से बोलते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन ही है। उसके बाद क्या आएगा, तो बीच में है पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ में जाकर अदर वाला जो नेक्स्ट वाला जो पॉलन ग्रेन का सेल था, वो जाकर फर्टिलाइजेशन करके 3n बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और दैट्स वाई 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। 2 बार हो रहा है ना, तो डबल फर्टिलाइजेशन। पहला फर्टिलाइजेशन और ये ट्रिपल फ्यूजन भी एक तरह का फर्टिलाइजेशन ही है, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। समझ गए ना? याद रखिएगा इसको। ये वाला डायग्राम ड्रा कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर आते हैं नेक्स्ट में, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है ये एनी हाउ आएगा, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। तो टाइप ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, तो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा is known as pollination. तो pollination is the transfer of pollen grain from anther to stigma. It is of 3 types. ये 3 तरह का होता है। ऑटोगैमी, खुद से हो जाना, मतलब pollination occur within the same flower. सेम फ्लावर में pollination होता हो, उसको हम लोग कहेंगे क्या, ऑटोगैमी। फिर आता है गिटिनोगैमी, pollination occur between different flower of the same plant. याद रखना है, प्लांट सेम है, फ्लावर बदल गया है, उसको हम लोग कहेंगे गिटिनोगैमी। तो सेल पॉलिनेशन 2 तरह का होता है, एक गिटिनोगैमी और एक होता है जीनोगैमी। गिटिनोगैमी, बस ये याद रखिए कि गिटिनोगैमी किसको हम लोग कहेंगे, जिसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बट एक होता है ऑटोगैमी, सॉरी सेल पॉलिनेशन में एक होता है ऑटोगैमी और एक होता है गिटिनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होगा, फ्लावर सेम, उसी का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे जाकर लैंड कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोगैमी। और जब फ्लावर ही बदल जाए, प्लांट सेम हो फ्लावर बदल जाए, तो उसको हम लोग गिटिनोगैमी कहेंगे। और एक होता है जेनोगैमी। जेनोगैमी क्या है, तो इसको समझिए। जेनोगैमी मतलब पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन फ्लावर ऑफ द 2 डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पेसीज। मतलब स्पेसीज सेम होना चाहिए प्लांट का, बट फ्लावर अलग अलग होना चाहिए, प्लांट भी अलग अलग होना चाहिए, सेम स्पेसीज का प्लांट होना चाहिए। जैसे सपोज मैंगो है, तो मैंगो ट्री ये भी होना चाहिए, मैंगो ट्री ये भी होना चाहिए, और दोनों ही मैंगो ट्री से यहाँ से पॉलन ग्रेन उड़कर यहाँ पर आ जाए और यहाँ से पॉलन ग्रेन वहाँ चला जाए, प्लांट चेंज हो गया, फ्लावर भी चेंज हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे जेनोगैमी। अब देखो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन मेंटेन प्यूरिटी ऑफ कैरेक्टर। जो कैरेक्टर प्लांट का होता है, उस कैरेक्टर को मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबल है, मतलब मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये कौन, तो याद रखिएगा सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि इसमें गैमेट एक्सचेंज नहीं हुआ है, सेम स्पेसीज का ही है, कोई अदर स्पेसीज का गैमेट यहाँ पर आकर फर्टिलाइजेशन क्रॉस नहीं कर पाया।
ऐसा हो सकता है, बट सेल पॉलिनेशन उस चीज़ को मेंटेन करके रखता है, उससे बचाता है। फिर क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन इंक्रीजेज वेरिएशन, और क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से ही वेरिएशन होता है। मतलब अगर अलग अलग तरह का जो डिफरेंट जो प्रोडक्टिविटी मिल रहा है हम लोगों को, फ्रूट्स है या फिर क्रॉप्स है, ये सारा चीज़ जो मिल रहा है वो सबका सब रिजल्ट है किसका, पॉलिनेशन का। और वो उसमें भी कौन सा पॉलिनेशन, तो क्रॉस पॉलिनेशन का, याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज अ स्पेशल फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मतलब फ्लावरिंग प्लांट का ये स्पेशल फीचर है, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट का स्पेशल फीचर है। वन मेल गैमेट फ्यूजेज विद द एग सेल, अभी बताएं, टू फॉर्म जाइगोट, सिनगैमी कहते हैं इसको, जाइगोट बना रहा था अभी। द अदर मेल गैमेट फ्यूजेज विद द टू पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं इसको। इसी प्रोसेस को ही बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए यहाँ, दिस प्रोसेस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। मतलब ये प्रोसेस की वजह से एम्ब्रियो बनता है और एंडोस्पर्म बनता है जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसी को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ये डबल फर्टिलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी याद कर लीजिएगा। एनी हाउ, कैसे भी हो याद जरूर कर लीजिए। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, प्लीज़ याद कर लेना, बहुत काम आएगा। समझ गए ना। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे लिखने का, एग्जाम में लिखने का टेक्निक क्या होना चाहिए सर। टेक्निक का मतलब क्या होता है, कैसे लिखेंगे आप। तो सपोज लिखने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे ये लाइन है, तो कभी भी क्वेश्चन लिखोगे ना, आंसर उसका लिखोगे, तो उसको कोशिश करना है कि पॉइंट वाइज लिखे। क्योंकि पॉइंट वाइज देखो, सिंपल याद रखना, एक रूल फॉलो करना है आपको। वो रूल ये है कि जो चेक करेंगे हम लोगों की कॉपी को, मतलब जो कॉपी को चेक करेंगे स्टूडेंट के सर जो होंगे, उन सर के लिए कॉपी चेक करना आसान करें। बस कॉपी चेक करना आसान कर दीजिए आप, आपका काम हो जाएगा। अब आसान कैसे होगा, तो आपको साफ लिखना है, फ्रेश लिखना है, राइटिंग समझ में आना चाहिए, अरेंजमेंट करके लिखना है, आपको तरीके से लिखना है। वो सारा चीज़ अगर आप लिख देंगे तो काम आपका फिनिश हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, बस आपको नंबर मिल जाएगा। तो पॉइंट वाइज में लिखिएगा। पॉइंट वाइज में सपोज ये पहला पॉइंट लिख लिए और इसी का लाइन बच रहा है तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट लिखना होगा, तब यहाँ से लिखेंगे। एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे। क्योंकि एग्जामिनर को चेक, मतलब पता भी चलना चाहिए कि ये मैटर लिखा है, थोड़ा स्पेस भी होना चाहिए। 5 नंबर देने के लिए वो हिचक ना करे, बिल्कुल आसानी से दे सके। और फिर लाइन है नेक्स्ट, तो फिर से वही काम करना है, नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में लिखना है। तो सेम पॉइंट का अगर वर्ड होगा तो लाइन नहीं छोड़ेंगे, और पॉइंट बदल जाएगा तो एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। और अगर क्वेश्चन ही बदल जाए, तो जब क्वेश्चन बदल जाएगा तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाना है आपको। क्वेश्चन जब बदल जाएगा तो सपोज ये 3 लाइन है, इसमें क्या करना है आपको, एक रूल फॉलो करना है कि जैसे क्वेश्चन बदल, ये खत्म हो गया, इस लाइन तक हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इसको छोड़ देंगे और बीच में एक पेंसिल से बड़ा सा लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक, ड्रा करने के बाद अब यहाँ से नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट वाला जो लाइन है ना, यहाँ से लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर दे देंगे और यहाँ से लिखेंगे। क्लियर, उनको दिखना चाहिए कि ये क्वेश्चन का आंसर खत्म हो चुका है, अब नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। प्लीज़ ये काम कर लेना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। और वो आप कहिएगा ना कि अरे सर लिखे ही नहीं थे, बट इतना नंबर अच्छा क्यों आ गया, कैसे आ गया, वो इसी का कमाल है। और एक और काम करना, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड हो ना, उस वर्ड को कुछ नहीं लगेगा, माइक्रो सेकेंड या सेकेंड लगेगा, अंडरलाइन कर लेना। उससे क्या होगा कि जो चेक करेंगे ना, वो वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि अरे ये वर्ड इसमें लिखा हुआ है, मतलब उसी से रिलेटेड ये वर्ड लिखा हुआ है। बस चेक पूरा पढ़ने का टाइम नहीं उनके पास, देखेंगे, नंबर आपको बैठा देंगे। क्लियर है, तो ये काम जरूर करना प्लीज़। देखो, पढ़ने से ज़्यादा बेटर होता है कि पढ़ाई कैसे किया जाए उसको जाने। एग्जाम में ज़्यादा लिखने से बेटर है कि एग्जाम में स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट राइटिंग करके हम नंबर कैसे अचीव कर सके, इस पे फोकस करो। आते हैं नेक्स्ट में, डिस्क्राइब स्पर्मेटोजेनेसिस, एक्सप्लेन रोल ऑफ हार्मोन ऑल्सो। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, इसके बारे में बताइए आप। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म के बनने के प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस।
तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, मतलब स्पर्म इन द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? तो टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में कहाँ होता है? तो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर होता है। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर भी कहाँ होता है? तो याद रखिएगा स्पर्मेटोगोनिया होता है, वही डिवाइड करके स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? इट अकर्स इन 4 स्टेजेस, 4 स्टेज में होता है, मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ, मैचुरेशन और डिफ्रेंसिएशन। ये सारा 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। अब चाहे तो इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए, नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस तो आप लिख दिए ना, नंबर आपको मिल जाएगा। टाइम के अकॉर्डिंग भी देखो, याद रखना एक चीज़ कि बहुत ज़्यादा लिखने से नहीं होगा। 2 पेज लिख दिए पूरा कंप्लीट 5 नंबर में, ऐसे नहीं, आपके पास उतना टाइम ही नहीं है कि आप लिख दीजिएगा। 3 ही क्वेश्चन लिखने में तो आपका पूरा खत्म हो जाएगा टाइम। इसीलिए और भी 10 क्वेश्चन है जिसका 2 मार्क्स कैरी होने वाला है, उस पर भी ध्यान रखना है। तो 1 पेज काफ़ी, 1 पेज लिखिए, बस बात खत्म, उसमें 5 नंबर आपको मिल जाएगा। बायोलॉजी है ना ये। स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड टू फॉर्म स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होकर स्पर्मेटोसाइट बनाता है, विच अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म स्पर्मेटिड, और मियोसिस करके स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करता है। मियोसिस सेल डिवीजन है जिसको रिडक्शनल सेल डिवीजन कहते हैं। एंड दीज चेंज इनटू स्पर्म बाय स्पर्मियोजेनेसिस। तो और ये जो अभी स्पर्मेटिड बना था, ये स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है। स्पर्मेटोजोआ का मतलब होता है स्पर्म सेल, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म का बन जाना, मतलब स्पर्म स्पर्मेटोजोआ में बदल जाना, मतलब स्पर्मेटोजोआ ही बनना। स्पर्मेटोजोआ इज अ स्पर्म, तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाना, टेलिंग लग जाता है, टेल हो जाता है उसमें, तो उसको ही कहेंगे हम लोग क्या? स्पर्मियोजेनेसिस। और उसके बाद ये जो स्पर्म बन गया है वो सर्टोली सेल में जाकर, नर्स सेल कहते हैं उसको, सर्टोली सेल में जाकर इम्बेड हो जाता है, अपने सर को अंदर में इम्बेड धंसा लेता है ताकि उसका न्यूट्रिशन बचा रहे। सर्टोली सेल को नर्स सेल कहते हैं, मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाला सेल है। तो एक और चीज़ बता दें आपको, जैसे एम्ब्रियो सैक में अभी एम्ब्रियो सैक जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाला सेल कौन था? तो याद रखना है आपको, पोलर एंडोस्पर्म। वैसा ही स्पर्म के फॉर्मेशन के बाद स्पर्म के एनर्जी को प्रोटेक्ट करने वाला या उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाला सेल कौन सा है? तो याद रखिएगा सर्टोली सेल, नर्स सेल कहते हैं या सपोर्टिव सेल भी कहते हैं उसको। क्लियर है? और जब स्पर्म को बाहर निकलने का बारी आता है, टाइम आता है, तो उस समय जब स्पर्म सेल जो धंसा हुआ इसके अंदर, सर्टोली सेल के अंदर धंसा हुआ है, अपना उसका सर धंसाया हुआ है अपने अंदर, उसके अंदर, तो उसमें से जब वो निकलता है उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। तो याद रखिएगा स्पर्मिएशन उसको भी कहते हैं हम लोग। अब आते हैं नेक्स्ट में हार्मोनल कंट्रोल में क्या है। तो सबसे पहला है एफएसएच। एफएसएच कहाँ से निकलेगा? तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा। स्टिमुलेट सेमिनिफेरस टिब्यूल्स फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए सेमिनिफेरस टिब्यूल्स को मैसेज देगा। अब जब ये मैसेज आएगा तो इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, मतलब फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। फॉलिकल्स मतलब क्या होगा कि जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनिया है, वो स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारा बन जाएगा, बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया बनकर तैयार हो जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म बन सके। फिर आते हैं नेक्स्ट में एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है? स्टिमुलेट लेडिक सेल। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू। तो लेडिक सेल के ऊपर ये एक्ट करेगा और एक्ट करने के बाद प्रोड्यूस करेगा टेस्टोस्टेरोन, मतलब मेल हार्मोन। तो मेल सेक्स हार्मोन कौन बनाता है? याद रखिएगा लेडिक सेल बनाता है। किसके कहने पे बनाता है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कहने पे बनाता है। तो सिंपल वर्ड में आपसे ये सवाल करेगा कि एलएच एक्ट्स ऑन, तो आप बोल दीजिएगा एलएच एक्ट्स ऑन एल। एल मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करेगा? तो लेडिक सेल पे एक्ट करेगा। एल मतलब लेडिक सेल पे एक्ट करने वाला ये।
और एक्ट करके टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करवाएगा। टेस्टोस्टेरोन क्या है? हेल्प इन द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के डेवलपमेंट और मैचुरेशन में हेल्प करता है ये। दस हार्मोन्स रेगुलेट द एंटायर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, इसलिए हार्मोन सारे प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के वो रेगुलेट करता है, चलाता है। हार्मोन नहीं रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा, समझ गए ना? हार्मोन ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। तो टेस्टोस्टेरोन कब निकलता है? तो याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन निकलता है 12 ईयर्स, 13 ईयर बॉयज़ में, 14 ईयर्स तक के एज में निकलता है ये। तो निकलता है तो स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है उसी एज से, समझ गए ना? आइए नेक्स्ट में, गिव एन अकाउंट ऑफ इम्प्लांटेशन, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, मतलब इम्प्लांटेशन क्या होता है? तो इम्प्लांटेशन क्या है तो समझ लीजिए पहले। इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल के बाद देखो फर्टिलाइजेशन हुआ ओवम और स्पर्म का, तो ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो सेल था वो एंडोमेट्रियम वॉल के साथ जाकर चिपक जाता है। लगने के बाद वहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद फॉर्मेशन होने के बाद वो कंप्लीट एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है उसका एम्ब्रियो में। उसी प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। मतलब जो सेल है वो सेल का एंडोमेट्रियम वॉल मतलब यूट्रस के वॉल के साथ अटैचमेंट हो जाना, यही प्रोसेस कहलाता है इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द ब्लास्टोसिस्ट गेट्स अटैच्ड एंड एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल एंडोमेट्रियम। याद रखिएगा, एंडोमेट्रियम वॉल से ये अटैच्ड होता है। और एक और ख़ास बात, एंडोमेट्रियम ही वॉल मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर निकलता है। इसका मतलब हर मंथ में ये एंडोमेट्रियम वॉल रिन्यू होता है, नया बनता है, ताकि बच्चे के जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो को धंसने में ज़्यादा टाइम ना लगे, आसानी से धंस सके, और जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा एंडोमेट्रियम वॉल वो बिल्कुल ताज़ा रहे, फ्रेश रहे, कोई उसमें इन्फेक्शन ना हो। इसलिए हमेशा हर महीने में वो क्या होता है, फेड आउट होता है, बाहर निकल जाता है ब्लीडिंग के फॉर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल में। इट अकर्स अबाउट 6 to 7 डेज। अब जो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, तो फैलोपियन ट्यूब से फर्टिलाइजेशन के बाद वो कहाँ आता है, नीचे किधर उतरता है? तो नीचे उतरेगा यूट्रस के अंदर, और यूट्रस में उतरने के बाद एंडोमेट्रियम वॉल के साथ चिपक जाएगा। ये सब होने में टाइम लगेगा 6 to 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो अगर सपोज अनवांटेड प्रेगनेंसी हम नहीं चाहते हैं सपोज, तो उस दौरान 7 डेज से पहले मेडिसिन दे दिया जाता है, ताकि जो भी इम्प्लांटेशन होने वाला है वो इम्प्लांटेशन से बच सके। यही काम होता है। द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ द यूट्रस। मतलब ट्रोफोब्लास्ट सेल जो होता है ना ब्लास्टोसिस्ट का, बाहर वाला आउटर सेल को कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट सेल। वो ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या करता है, अटैच्ड हो जाता है, मतलब अटैचमेंट करने में, यूटेरस के वॉल के साथ अटैचमेंट करने में मदद करता है। समझ गए? ये याद रखना। अब नेक्स्ट में आते हैं, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो इम्प्लांटेशन अलाउज द एम्ब्रियो टू रिसीव न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर। तो इम्प्लांटेशन क्या काम करता है? इम्प्लांटेशन ये हेल्प करता है कि आप मदर से न्यूट्रिशन ले लीजिए, क्योंकि जितना न्यूट्रिशन उसके पास में था, ओवम जो होता है ना, वो ओवम का साइज बड़ा होता है, स्पर्म का साइज छोटा होता है। बड़ा इसलिए होता है क्योंकि उसके पास में न्यूट्रिशन होता है, तो वो न्यूट्रिशन फर्टिलाइजेशन के बाद ख़त्म होने लगता है, उससे पहले ही ये इम्प्लांटेशन कर लेता है, और उसके बाद वो न्यूट्रिशन अब मदर से लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना? तो नरिशमेंट न्यूट्रिशन लेगा और ऑक्सीजन लेगा मदर से, क्योंकि ऑक्सीजन हर एक सेल को चाहिए ग्रो करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और ग्लूकोज उसको एनर्जी मिलता है सेल को, और वो ग्रो होता है। ठीक है ना? फिर आते हैं हेल्प इन, कौन? इम्प्लांटेशन के बाद में जो चीज़ बना है, वो इम्प्लांटेशन हुआ है, तो वो क्या काम करेगा? हेल्प इन प्लासेंटा फॉर्मेशन। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल जो होगा ना, वो प्लासेंटा फॉर्मेशन करने में मदद करेगा। एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ
प्रोजेनी, और प्रेगनेंसी को बनाने के लिए स्टार्ट करेगा। तो याद रखना, प्रेगनेंसी कब कहते हैं? प्रेगनेंसी इज नॉट द नेम ऑफ इवेंट जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अभी तो पता ही नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन को प्रेगनेंसी नहीं कहते हैं, इम्प्लांटेशन हो जाएगा तब उसे हम लोग प्रेगनेंसी कहेंगे। तो इम्प्लांटेशन शो द इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी, मीन्स इस इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। ये मेडिकल एविडेंस है। इट इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, मतलब ये सक्सेसफुल एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? फिर आते हैं नेक्स्ट में, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिस्क्राइब द डिफरेंट चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है और उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या क्या चीज चेंजेस आता है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ मंथली रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमन फीमेल नॉर्मली ऑफ 28 डेज। मंथली साइकिल 28 दिन के लिए होता है। इट इंक्लूड 4 फेजेस, मेंस्ट्रुअल फेज, शेडिंग ऑफ यूटेराइन लाइनिंग, इंडोमेट्रियम वॉल का शेड आउट हो जाना, उसके बाद फॉलिकुलर फेज, ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, फॉलिकल तैयार होता है उसमें, ओवुलेशन, रिलीज ऑफ ओवम ऑन 14th डेज, 14 डेज में ओवम का रिलीज होना ड्यू टू एलएच हार्मोन की वजह से। ल्यूटियल फेज क्या है? प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, और ल्यूटियल फेज का मतलब होता है अब फर्टिलाइजेशन अगर हो गया होगा तो ल्यूटियल फेज ये इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार करेगा। और ल्यूटियल फेज का मतलब होता है कॉर्पस ल्यूटियम का बनना, और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ना वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है इनिशियल डेजेज में। जो यूटेराइन वॉल था जो शेड आउट हो गया था ना, उसको बिल्ड करेगा, फिर से नया करेगा और मोटा करेगा ताकि इम्प्लांटेशन आसानी से हो सके। ड्यूरिंग द साइकिल द यूटेराइन लाइनिंग थिकेंस टू प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी। तो यूटेराइन वॉल लाइनिंग जो होगा वो मोटा होगा प्रेगनेंसी को प्रिपेयर करने के लिए। ओवुलेशन अकर्स अराउंड द 14 डेज। ओवुलेशन कब होता है? 14 डेज में होता है, याद रखिएगा। If fertilization does not occur, the thickened endometrium breaks and is shed as menstrual flow। मतलब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो थिकेंड इंडोमेट्रियम वॉल था वो फेड आउट हो जाएगा, शेड आउट हो जाएगा, और निकलने के बाद ब्लीडिंग के फॉर्म में निकल जाएगा। तो समझ में आ जाएगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। द मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रिपेयर्स द फीमेल बॉडी फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी एवरी मंथ। हर महीने में ये पॉसिबल प्रेगनेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि फर्टिलाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट हो चुका है, अगर कोई डिजीज नहीं है तब। नेक्स्ट में आते हैं, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की मदद से ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन बताना है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट अंडरगोज रिपीटेड माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन कॉल्ड क्लीवेज टू फॉर्म अ मरूला। मतलब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद क्या होगा, जाइगोट के ऊपर में जोना पेलुसिडा लेयर लगा रहता है, उसके अंदर में सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन करके बहुत सारा सेल बना देता है, उसको ही कहा जाता है क्या? क्लीवेज। और क्लीवेज करके मोरूला बनाता है। सबसे पहला 8 to 16 सेल स्टेज मोरूला बनाता है, और मोरूला के बाद क्या होगा? द मोरूला देन डेवलप्स इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट, और मोरूला ब्लास्टूला बनाता है, और ब्लास्टूला से ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, एक सेल जो 32 सेल से ज़्यादा अपने अंदर रख रहा है। द ब्लास्टोसिस्ट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो 2 लेयर रखता है अपने अंदर, अंदर वाला इनर सेल मास जिससे हम लोगों का बॉडी डेवलप होता है, और उसके बाद एक रखता है ट्रोफोब्लास्ट सेल जिससे प्लासेंटा बनता है। द ट्रोफोब्लास्ट सेल हेल्प इन इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन में मदद करता है, वाइल द इनर सेल मास फॉर्म द एम्ब्रियो, और इनर सेल मास एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द ब्लास्टोसिस्ट देन मूव्स टू द यूटेरस एंड गेट इम्प्लांटेड इन द यूटेराइन वॉल फॉर फर्दर डेवलपमेंट। और ब्लास्टोसिस्ट आगे बढ़ता है और इंडोमेट्रियम वॉल के साथ लाइनिंग में आकर चिपक जाता है, और चिपकने के बाद डेवलपमेंट, फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट करता है।
और भी शॉर्ट याद करने के लिए इससे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में। जाइगोट 2 सेल का होता है, उससे के बाद 4 सेल बनेगा, 4 के बाद 8 सेल, 8 सेल को ही बोलते हैं मॉरूला। 8 सेल से 16 सेल, 8 सेल से ऊपर होगा ना तो उसको मॉरूला कहेंगे। मॉरूला चेंजेस इनटू ब्लास्टोसिस्ट, और मॉरूला चेंज हो जाएगा किस में? ब्लास्टोसिस्ट में। स्ट्रक्चर क्या है तो याद रखिएगा, आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और इनर सेल मास, इनर सेल मास कहलाता है। इनर सेल मास एम्ब्रियो को फॉर्मेशन करेगा और ट्रोफोब्लास्ट प्लासेंटा बनाएगा या फिर इम्प्लांटेशन करने में मदद करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट में चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पार्चुरेशन? एक्सप्लेन। पार्चुरेशन क्या होता है? पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी। पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, ये चाइल्ड बर्थ को रिप्रेजेंट करता है, इन विच द फुल्ली डेवलप्ड फिटस इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द यूट्रस। यूट्रस से फुल्ली डेवलप्ड फिटस एक्सपेल्ड आउट होता है, बाहर निकल जाता है। इट अकर्स एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के एंड में होता है ये, एंड इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स लाइक ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के वजह से ये काम हो पाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और यूट्रस के ये मायोमेट्रियम, बीच वाला जो मसल वाला लेयर होता है, उसको कॉन्ट्रैक्शन करने में मदद करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा ये। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है ऑक्सीटोसिन हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच लेयर ऑफ द यूट्रस, तो क्या बोलिएगा आप? मायोमेट्रियम, मिडिल लेयर। पार्चुरेशन मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड द बिगिनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट लाइफ ऑफ द न्यूबॉर्न। और ये पार्चुरेशन क्या दिखा रहा है कि चाइल्ड बर्थ हो गया और कंप्लीट हो गया है प्रेगनेंसी, जेस्टेशनल पीरियड ख़त्म हो गया, बच्चे का जन्म हो गया और अब बच्चा इंडिविजुअली एक फ्री लाइफ गुजारेगा। क्योंकि मदर के यूट्रस में था तो वो डिपेंडेंट था, अब वो डिपेंडेंट नहीं रहा, इंडिपेंडेंट हो गया बहुत सारी चीज़ को, जैसे ऑक्सीजन लेना वो इंडिपेंडेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ के लिए वो इंडिपेंडेंट हो गया, मूवमेंट के लिए, बोलने के लिए, चलने के लिए। हार्मोन चलेगा तो अभी नहीं, बाद में। हार्मोन ऑक्सीटोसिन कॉजेज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन वो यूटेराइन के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हेल्प इन एक्सपल्शन ऑफ बेबी एंड प्लासेंटा, और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होना ये प्लासेंटा और बेबी को बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट में आते हैं, तो आता है क्वेश्चन हम लोग के लिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स डिटर्मिनेशन? ये भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिसाइडेड। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिस प्रोसेस की मदद से इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन होता है। इन ह्यूमंस फीमेल हैव XX क्रोमोजोम एंड मेल हैव XY क्रोमोजोम, ये पहले से आपको पता है, बस ये लिख लीजिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट में, द स्पर्म डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के सेक्स को मेल होगा कि फीमेल होगा वो कौन डिटरमाइन करता है? स्पर्म, दैट इज फादर। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस रिफर टू द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट कैरिड ऑन सेक्स क्रोमोजोम। अब सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ? वैसा डिसऑर्डर जो सेक्स क्रोमोजोम के ऊपर होता हो उसको कहते हैं। मेनली द X क्रोमोजोम ही होता है जो इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डिजीज लाइक हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस आर एग्जाम्पल। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस यही एक ऐसा एग्जाम्पल है जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कहलाता है। दीज डिजीज अकर्स more commonly in male because male have only one chromosome। तो फीमेल जो होगा ना सेक्स लिंक्ड के लिए फीमेल कैरियर बनेगी या डिजीज हो सकता है, मगर मेल कभी कैरियर नहीं होगा, उसको डिजीज ही होगा क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोजोम होता है मेल के कंडीशन। फिर आता है इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो एक्सप्लेन इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। और सेक्स डिटर्मिनेशन की मदद से हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे कि किसको कौन सा डिजीज हो सकता है या कौन सा डिजीज रहा होगा, ये सारा चीज़ बता सकते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंस है इसका। डिफाइन क्रॉसिंग ओवर, डिस्क्राइब द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की मदद से क्रॉसिंग ओवर को डिटरमाइन करना है, आपको बताना है। तो क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होता है ये समझ लीजिए, बहुत काम का चीज़ है, काम आएगा।
होमोलोगस क्रोमोजोम का मतलब होता है वैसा क्रोमोजोम जो एक जैसा दिख रहा हो। सपोज ये क्रोमोजोम और ये क्रोमोजोम दोनों एक जैसा है, तो इस दोनों क्रोमोजोम को होमोलोगस कहेंगे। मगर ये क्रोमोजोम और एक और ये वाला क्रोमोजोम, ये दोनों एक जैसा नहीं है, दैट्स वाई इसे हम लोग बोलेंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। तो जो क्रॉसिंग ओवर होगा ना, वो होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में होगा। क्लियर है? एक जैसे क्रोमोजोम के बीच में। तो क्रॉसिंग ओवर इज द हो गया, जेनेटिक मटेरियल को चेंज करता है होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में। ड्यूरिंग द पैचिटिन, ये ना पैचिटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, मतलब मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज होता है। उस प्रोफेज में बहुत सारा होता है, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, ये सारा होता है। उसमें कहाँ पे होता है क्रॉसिंग ओवर? तो याद रखिएगा पैचिटिन में। और पैचिटिन में क्रॉसिंग ओवर होने का मतलब क्या हुआ कि जो भी सेल था, एक सेल और एक सेल दोनों सेल है, उस सेल के अंदर में बहुत सारा क्रोमोजोम होगा। उस क्रोमोजोम के अंदर जो क्रोमोजोम होगा वो अपना एक कैरेक्टर को कंटेन कर रहा होगा, मगर उसमें क्या होता है कि अलग अलग क्रोमोजोम आपस में आकर मिक्स होता है और इसका कैरेक्टर ये ले लेता है, इसका कैरेक्टर इसके पास चला जाता है। दैट्स वाई चेंजेज आता है। और चेंजेज आने के बाद पेरेंट्स बच्चे से अलग होते हैं या बच्चे पेरेंट्स से अलग होते हैं, और कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता है, वो क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है। फिर आते हैं, इट अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होता है। अब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का मतलब क्या? जैसे ये होमोलोगस क्रोमोजोम था और वही होमोलोगस क्रोमोजोम का ये लोगस और ये लोगस, इसको कहा जाता है क्रोमैटिड। ये सभी को ना क्रोमैटिड कहते हैं। तो ये इस क्रोमोजोम का क्रोमैटिड और इस क्रोमोजोम का क्रोमैटिड दोनों कहलाएगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। और इस क्रोमोजोम का क्रोमैटिड मतलब ये क्रोमोजोम है, तो इसी क्रोमोजोम का जो क्रोमैटिड होगा इसको हम लोग कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। जैसे ये पूरा एक ही होता है, तो ये और ये दोनों ही क्या है आपस में, ये दोनों जो है ये कहलाएगा सिस्टर क्रोमैटिड। समझ गए ना? और अगर दूसरा क्रोमोजोम लेते हैं तो उसका क्या कहलाएगा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। होमोलोगस क्रोमोजोम है फिर भी उसको हम लोग नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। समझ गए बाबू? याद रखिएगा इसको। दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस न्यू जीन कॉम्बिनेशन एंड इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। और इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से न्यू कॉम्बिनेशन बनता है जीन का, और जिसकी वजह से वेरिएशन आता है ऑफस्प्रिंग के अंदर। क्रॉसिंग ओवर इज इम्पॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ डाइवर्स कैरेक्टर। मतलब इवोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। बस सिंपल याद रखिएगा इस बात को। ये छोटा सा डायग्राम है जो आपको बना देना है एग्जाम में, बस ऐसे ही बनाना है। बस ये याद रखना है कि ये कलर का मेंटेन रखना है। कलर कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही रहे, बस डार्क कर दीजिएगा वहाँ पे। यहाँ पे डार्क नहीं है, वहाँ पे डार्क कर दीजिएगा। व्हाट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन बाय मेंडल। मेंडल के द्वारा जो डाइहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन किया गया था उसके बारे में बताइए विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इज अ जेनेटिक क्रॉस इन्वॉल्विंग टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है दिखने वाला, तो वैसा कैरेक्टर जो दिख रहा हो उसमें दो कैरेक्टर लेते हैं। ऐसे तो मेंडल साहब 7 कैरेक्टर लिए थे, बट हम वो डाइहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर को एक बार में स्टडी करते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। और जब एक ही कैरेक्टर को एक बार में पढ़ेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल स्टडीड इट यूजिंग पी प्लांट फॉर सीड शेप एंड सीड कलर। तो सीड शेप एक हो गया और सीड कलर एक हो गया, 2 कैरेक्टर हुआ एक प्लांट के लिए, तो उसको एट अ टाइम एक बार में स्टडी करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। व्हेन राउंड येलो सीड वेयर क्रॉस्ड विद रिंकल ग्रीन सीड, द F2 जनरेशन showed a phenotypic ratio of 9:3:1। तो F2 जनरेशन क्या बताता है? 9:3:1। और F1 जनरेशन मतलब F2 जनरेशन में 9:3:1 रेशियो बनेगा। ये होता है फिनोटाइपिक रेशियो। और जीनोटाइपिक रेशियो होता है 12-24-12-12-1 12-24-12-12-1 और सभी के बीच में ये रेशियो रख दीजिए। इतना होता है जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है? फिर आते हैं नेक्स्ट में,
तो क्या बोल रहा है आगे, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये एक्सपेरिमेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि जो भी गैमेट के अंदर जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर बिल्कुल इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ता है, किसी के इन्फ्लुएंस्ड में नहीं रहता है, फिर वो अपने कैरेक्टर को लेकर आगे बढ़ता है। विच स्टेट दैट जीन्स ऑफ डिफरेंट रेट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान में जो जीन होता है वो आसानी से असॉर्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है और आगे प्रोसीड होता है। नेक्स्ट में क्या है, इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन ब्रीफ। डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ। मतलब formation of DNA from DNA is known as DNA replication. It is semi-conservative and occur during the S phase of the cell cycle. ये सेल साइकिल के S फेज में होता है और सेमी कंजर्वेटिव होता है। मतलब एक डीएनए के अंदर में 2 स्ट्रैंड होता है, जैसे ये। अब एक स्ट्रैंड दोनों हटेगा और हटने के बाद ये एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करने लगेगा। टेम्पलेट की तरह मतलब इसके ऊपर दूसरा आ जाएगा और एक इधर जो हटा था उसके ऊपर में क्या होगा, एक इधर जो हटा था उसके ऊपर में दूसरा डीएनए आ जाएगा। तो 2 डीएनए बन गया एक से, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको सेमी कंजर्वेटिव। समझ गए ना, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब हुआ पहले वाला भी एक रहेगा एक डीएनए के अंदर। इट टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये होगा। ट्रांसपिरेशन क्या है, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो आरएनए से डीएनए के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, मतलब डीएनए याद रखिएगा इसको, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और ये ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, तो डीएनए जहाँ होगा वहाँ होगा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर होगा। इट अकर्स इन द न्यूक्लियस एंड फॉर्म एमआरएनए। और ये एक्चुअल में एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। समझ गए, ये याद रखना आपको। अब फिर क्या है, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन क्या है, तो ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम एमआरएनए। और एमआरएनए से क्या बनेगा, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोला जाएगा ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन, तो ट्रांसलेशन। इट अकर्स इन राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होगा क्योंकि एमआरएनए बना था न्यूक्लियस के अंदर और बनकर साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रेवल कर जाता है, तो वहीं बनेगा प्रोटीन। नेक्स्ट में आते हैं, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का प्रॉपर्टीज लिखना है आपको। तो द जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट in nature, meaning 3 न्यूक्लियोटाइड फॉर्म 1 कोडॉन। मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड होगा और ये ट्रिपलेट होता है और वो एक कोडॉन को फॉर्म करेगा। जस्ट सपोज AUG, ये न्यूक्लियोटाइड है AUG। अब ये AUG ये एक कोडॉन को फॉर्म कर रहा है। इट इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल होता है ये। एज द सेम कोड इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पाया जाता है। दैट्स वाई ये सेम कोड सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाएगा, उसको यूनिवर्सल कहते हैं। इट इज डीजेनरेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा एग्जाम में। इट इज डीजेनरेट मीनिंग 1 अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। एक कोडॉन से बहुत सारा अमीनो एसिड कोड हो सकता है। इट इज स्पेसिफिक एंड नॉन ओवरलैपिंग। ये स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक होता है और नॉन ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैप नहीं करता है किसी के साथ। ठीक, उसके बाद दीज प्रॉपर्टीज इंश्योर एक्यूरेट प्रोटीन सिंथेसिस। और ये क्लियर प्रोटीन के फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसा इंफॉर्मेशन है वैसा ही प्रोटीन बनेगा। अगर अलग बन जाएगा तो म्यूटेशन कहलाएगा। राइट अ नोट ऑन पैथोजेन सिम्टम्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड टाइफाइड। तो ट्यूबरक्लोसिस टीबी को कहते हैं। इट is caused by mycobacterium tuberculosis, MT, mycobacterium tuberculosis से होता है ये। सिम्टम क्या है, इंक्लूड्स कफ, फीवर, वेट लॉस, ये मेजर सिम्टम है, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड वीकनेस, कमजोरी होगा, ज़्यादा खांसने की वजह से एनर्जी डाउन होगा।
इट स्प्रेड थ्रू एयर, एयर से ये होगा, मतलब एयर बॉर्न डिजीज है ये, कंटामिनेटेड एयर से ये फैलता है। प्रिवेंशन इंक्लूड बीसीजी, मतलब बीसीजी का इंजेक्शन होता है, वो बीसीजी का इंजेक्शन लगाने से बच सकता है इंसान। वैक्सीनेशन एंड हाइजीन मेंटेन करके रखना है। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड क्या है? इट इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से ये होता है। सिम्टम क्या है? इट इंक्लूड हाई फीवर, 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर होगा, हेडेक होगा, सर में दर्द होगा फीवर की वजह से, और वीकनेस होगा। इट स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलेगा, ये याद रखना है। प्रिवेंशन इंक्लूड क्लीन वाटर, सैनिटेशन एंड वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन भी आता है इसका, वो वैक्सीनेशन लगाने से बच जाता है, बच्चे को लगाया जाता है ये। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनेट इम्यूनिटी क्या होता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, इसके बारे में बताइए आप। तो इनेट इम्यूनिटी को पहले लिए, इनेट इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये बर्थ से मौजूद होता है हर एक इंसान के अंदर। नॉन स्पेसिफिक होता है, ये सभी बैक्टीरिया वायरस सभी को सभी से प्रोटेक्ट करेगा, किसी ए नाम के बैक्टीरिया के लिए नहीं बना है। इन नेचर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बैरियर, ये बैरियर के फॉर्म में काम करता है, रुकावट करता है, ये कोई भी बैक्टीरिया फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप्स आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन एंड इज स्पेसिफिक टू पैथोजन, ये वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन की वजह से होगा, मतलब नेचुरल इन्फेक्शन लगेगा तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिव हो जाएगा। इट डेवलप्स आफ्टर एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन, ये एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन की वजह से डेवलप होता है ना, उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी को बोलते हैं प्रतिरक्षा, मतलब बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? तो एक्टिव इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ एंड इज लॉन्ग लास्टिंग, मतलब एक्टिव इम्यूनिटी उसको कहा जाता है जो बॉडी बनाता है खुद से, और ये हमेशा के लिए होता है। जब नेचुरल इन्फेक्शन होता है किसी को तो ये बॉडी प्रोटेक्ट करता है, एंटीजन से लड़कर बनाता है एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी परमानेंट रख लेता है अपने अंदर। जब भी कभी वैसा होगा इन्फेक्शन तो वो फिर से काम आ जाएगा एंटीबॉडी, इसलिए एक्टिव इम्यूनिटी परमानेंट होता है। इट डेवलप्स आफ्टर नेचुरल इन्फेक्शन, नेचुरल इन्फेक्शन के बाद होगा या वैक्सीनेशन से डेवलप करवाया जाता है, इसलिए वैक्सीन हम लोग जो टेक करते हैं उसमें वैक्सीन के बाद सर्दी जुकाम या फिर बदन में दर्द ये होना ज़रूरी है। हो रहा है इसका मतलब आपके बॉडी में उसका रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, एंटीबॉडी और एंटीजन, मगर एंटीजन कमज़ोर होता है। जो वैक्सीन लिए है उसके अंदर वो लाइव ही होता है, जिंदा ही रहता है वो वायरस, मगर वो हम लोगों का जो एंटीबॉडी वो जीत जाता है, और जीतने के बाद उसके लिए याददाश्त कॉपी बना के रख लेता है, और जब भी उसका नेचुरल इन्फेक्शन होगा उस वैक्सीन, जो वैक्सीन जिस डिजीज़ के लिए लिए थे तो उसको वो प्रोटेक्ट कर देगा। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? तो पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज, आउटसाइड सोर्स से ये पैसिव इम्यूनिटी ऑब्टेन्ड होता है। इन दिस इम्यूनिटी रेडीमेड एंटीबॉडी इज डायरेक्ट गिवन टू द पर्सन, रेडीमेड बना बनाया एंटीबॉडी डायरेक्ट दे दिया जाता है बच्चे को या किसी भी इंसान को। जैसे एंटी वेनम, सांप काट लिया और दे दिए इंजेक्शन, बना बनाया एंटीबॉडी था। या फिर टेटनस, एंटी टेटनस सीरम बना बनाया था, जैसे कील वल गर गया तो टेटनस होने से प्रोटेक्ट करने के लिए माइकोबैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टेटाइनी नाम का बैक्टीरिया होता है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या दे देते हैं? एंटी टेटनस सीरम, जिससे रेडीमेड होता है वो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। अगर नहीं लीजिएगा तो बहुत बड़ा बीमारी हो जाएगा टेटनस। फिर क्या है? डिस्क्राइब एड्स, एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय HIV, HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस। दिस वायरस मेक द DNA कॉपी फ्रॉम देयर RNA बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है ये। एक्चुअल में RNA जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज RNA से तो प्रोटीन बनना चाहिए, बट जैसे हम लोग के बॉडी के अंदर जाता है वो RNA से DNA बना देता है, उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि उल्टा हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन का अपोजिट हो रहा है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। और वो वहाँ पे जो एंजाइम होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम होता है, और वो एंजाइम वायरस के अंदर पहले ही से पाया जाता है। उससे ही वो क्या करता है? DNA बना लेता है, और DNA हम लोग का बॉडी के अंदर का जेनेटिक मटेरियल है। अब DNA बन गया है तो हमारा बॉडी उसको जज नहीं कर पाता है कि DNA है, मतलब ये बाहर का कोई चीज़ है,
उसको लगता है हमारे बॉडी का ही है, और वो जो डीएनए होता है जो ख़राब चीज़ से बनेगा तो ख़राब ही होगा, नेचर ही उसका गलत है। तो डीएनए से वो डीएनए जो बना था ना वो हेल्पर टी सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। जो याददाश्त कॉपी बन गया था ना डिजीज़ के लिए उसको ही मार देता है, ख़त्म कर देता है वो। एड्स इज नॉट द नेम ऑफ सिंगल डिजीज, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिजीज। एड्स एक डिजीज़ का नाम नहीं, क्योंकि सिंड्रोम है ना तो कलेक्शन ऑफ सिम्टम कहते हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ डिजीज़। इट वीकेंस द इम्यून सिस्टम बाय डिस्ट्रॉइंग हेल्पर टी सेल। ये हेल्पर टी सेल को डिस्ट्रॉय करके इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर देता है, ख़त्म कर देता है, एकदम ख़त्म। इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, दैट्स वाई जो भी इन्फेक्शन होगा वो सब उस इंसान के बॉडी में लगता ही रह जाएगा। इट स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड मदर टू चाइल्ड। मदर से बच्चे के अंदर और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है ये, मतलब फ्लूइड से ये फैलता है, ब्लड से। प्रिवेंशन इंक्लूड सेफ सेक्सेस, यूज ऑफ स्टेराइल निडल एंड ब्लड टेस्टिंग। ब्लड टेस्ट करना है ट्रांसफ्यूजन से पहले, और स्टेराइल मतलब कंटामिनेटेड आपका ये सिरिंज नहीं होना चाहिए। देयर इज नो परमानेंट क्योर बट ट्रीटमेंट हेल्प कंट्रोल द डिजीज। ये परमानेंट क्योर नहीं है बट ट्रीटमेंट प्रोटेक्ट करता है। What do you mean by biofertilizer? How do biofertilizer increases soil fertility? तो soil fertility को biofertilizer कैसे increase करता है? तो biofertilizer are living microorganism that increases soil fertility. biofertilizer में living microorganism होता है जो soil के fertility को increase करता है, याद रखना है इसको। एग्जाम्पल राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन अलगी, बीजीए जिसको बोलते हैं। दे इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट्स। तो नाइट्रोजन को के कंटेंट को सॉइल में बढ़ा देना, न्यूट्रिशन को बढ़ा देना, वो उसका वही काम है। अवेलेबिलिटी एंड इम्प्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर। बायो फर्टिलाइजर आर इको फ्रेंडली, मतलब एटमॉस्फेयर में उसका कोई भी गलत इफेक्ट नहीं जाएगा, कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। एंड रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, मतलब बायो फर्टिलाइजर की वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई नुकसान नहीं होने वाला है, और वो इको फ्रेंडली है, किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा ये, और केमिकल फर्टिलाइजर के यूज को कम करता है। ये महंगा होता है। डिस्क्राइब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड पीसीआर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ लैबोरेटरी टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट बेस्ड ऑन साइज यूजिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से क्या करना, डीएनए के फ्रैगमेंट को अलग अलग करना, डीएनए के टुकड़े को अलग अलग करना, उस टेक्निक को ही कहा जाता है क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। स्मॉलर फ्रैगमेंट मूव फास्टर देन लार्जर वन। स्मॉलर फ्रैगमेंट जो होता है वो चार्ज उसको ये करता है, खींचता है अपने अंदर, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है और वहाँ पे जो चार्ज दिया जाता है वो पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव चार्ज डीएनए को नेगेटिव चार्ज की तरफ खींच लेता है। तो स्मॉलर जो होगा वो तेज़ी से खिंचाएगा, बड़ा वाला ऊपर ही रह जाता है, तो इसीलिए वो फ्रैगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, अकॉर्डिंग टू साइज वो सज जाता है। पीसीआर क्या है, द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ टेक्निक यूज्ड टू एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, एम्पलीफाई द स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट इनटू मिलियंस ऑफ कॉपीज। बहुत सारा कॉपी बनाना हो अगर तो उस दौरान में एम्पलीफिकेशन किया जाता है और पीसीआर की मदद से। इट इज़ यूज्ड इन डायग्नोसिस, रिसर्च एंड फॉरेंसिक साइंस। तो डायग्नोसिस में, फॉरेंसिक साइंस में ये इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लेन बीटी कॉटन। बीटी कॉटन इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट कंटेन द बीटी जीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैसिलस थोरेंजेंसिस। बैसिलस थोरेंजेंसिस नाम का बैक्टीरिया होता है जो बैक्टीरिया से बीटी टॉक्सिन या बीटी जीन कंटेन करता है, जो बीटी टॉक्सिन बनाता है। और बीटी टॉक्सिन क्या करता है, जो भी इंसेक्ट आता है उस इंसेक्ट को किल कर देता है। जैसे वो खाता है ना, उस टॉक्सिन को अपने अंदर लेता है, उसका इंटेस्टाइन डाइजेस्ट कर जाता है, खत्म हो जाता है। दिस जीन प्रोड्यूसेज अ टॉक्सिन दैट किल इंसेक्ट पेस्ट्स लाइक बॉल वॉर्म। जो कीड़ा है जो कॉटन के बॉल को खाता है ना, उस बॉल को फीड करने वाले, जो उस पर फीड कर रहा है जो कीड़ा, उस कीड़ा को ही खत्म कर देता है। जो केमिकल तैयार कर रहा है ना, वो केमिकल को जैसे इंसेक्ट अपने अंदर लेता है वो मर जाता है, उसका इंटेस्टाइन खत्म हो जाता है। बीटी कॉटन रिड्यूसेस पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड को खत्म करता है ये, पेस्टिसाइड का जरूरत नहीं है इंसेक्ट को किल करने वाला, वो खुद किल हो जाएगा और उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। इंक्रीजेज क्रॉप यील्ड, क्रॉप के यील्ड को बढ़ा देता है। एंड इज इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल, और ये इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल ही है क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं होता है।
फिर आते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन जेनेटिक जीन थेरेपी एंड मॉलिकुलर डायग्नोसिस। जीन थेरेपी और मॉलिकुलर डायग्नोसिस के बारे में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंस बताना है। तो जीन थेरेपी क्या है? इज अ मेडिकल टेक्निक यूज टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर बाय रिप्लेसिंग और करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन। अगर खराब जीन हो जाता है ना, तो उस खराब जीन को नए जीन के साथ, सही जीन के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, उसको कहा जाता है जीन थेरेपी। बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जीन थेरेपी वाज गिवन टू 5 years ओल्ड चाइल्ड ऑफ एडीए, एडिनोसिन डीअमीनेज नाम का कमी होता है, जिसकी वजह से ना उसका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत कमज़ोर हो जाता है। उस दौरान में इस फीमेल बच्ची को 5 years की होती है, तो उस समय में ये थेरेपी दिया जाता है और उसे ठीक हो जाता है। इंडिया ही में हुआ था ये। फिर आते हैं नेक्स्ट में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है? इट इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इज अ मेथड यूज्ड टू डिटेक्ट जेनेटिक डिजीज एट द डीएनए लेवल। मतलब जेनेटिक डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए जेनेटिक डीएनए लेवल पे उस समय क्या किया जाता है? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस किया जाता है। मतलब अगर अभी इन्फेक्शन लगा है और हमें रियल टाइम में आज इन्फेक्शन लगा, कल हमें पता करना है कि वो इन्फेक्शन लगा है कि नहीं, या वैसे जगह पे गए हैं सपोज, तो चेक करने के लिए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस किया जाता है और रियल टाइम में आपको पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन सही में लगा है कि नहीं। वही पीसीआर करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जीन थेरेपी इज फॉर ट्रीटमेंट while molecular diagnosis is for early detection and prevention। जीन थेरेपी क्या है? ट्रीटमेंट के लिए होता है, और मॉलिकुलर डायग्नोसिस पता करने के लिए कि वो डिजीज़ सही में है या नहीं है। ठीक है, ये 5 मार्क्स का वीवीआई क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे काम हो जाएगा आपका 100%। बस इतना ही करना और कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्लियर है? और एक और स्लाइड बच गया आपका, एक और लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे, और वो लेक्चर होगा आपका डायग्राम के ऊपर। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, उसको आपको बस उस डायग्राम को प्रैक्टिस कर लेना है, उससे काम हो जाएगा आपका। क्लियर है? मिलते हैं अगले स्लाइड में। जब तक आप पढ़िए, जितना भी एनर्जी हो सके लगा दीजिए, क्योंकि एनर्जी लगा दीजिएगा तो बाद में अफसोस नहीं होगा कि काश पढ़े होते तो अच्छा नंबर आता। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।